आप सबको नमस्कार। कल हम लोगों ने अरुचि आरोचक के बारे में चर्चा की थी। आज हाइपर पायरेक्सिया, ये आंतरिक व्याधि है, इस पर चर्चा करेंगे। कुशगौल वन्ना जी, आदित्य त्रिपाठी जी, विजय सैनी जी, योगेश महाजन जी, नीलम जी, संदीप सिंह जी, योगेश महाजन, मुकम्बिका, रचना, पंकज शुक्ला, अर्चना वर्मा जी, सुनील राठौरी, मुकम्बिका, रचना आदि लोग सब उपस्थित हो चुके हैं। मनदीप शुक्ला जी भी उपस्थित हो गए हैं। सविता पाटिल जी बिल्कुल समय पर सब उपस्थित हो जाते हैं। विजय सैनी जी। आइए पहले कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर हरजीत सिंह, इनका प्रश्न है, डिस्फेजिया का ट्रीटमेंट बताएं। बेरियम मील, एंडोस्कोपी सभी नॉर्मल है। डिस्फेजिया अर्थात निगलने में कठिनाई, एक तो स्थानिक कारण होते हैं, कभी स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया इसोफेगस में, या कोई चीज़ खट्टी चीज़ खा ली ज़्यादा मात्रा में, दही वगैरह, आइसक्रीम, तब भी गले में हल्की स्वेलिंग हो जाती है जिससे निगलने में कठिनाई होती है। तो इसका ट्रीटमेंट तो बड़ा साधारण है। आप अच्छी तरह गार्गलिंग करा दीजिए, ख़ास तौर से पंचकोल काढ़े से गार्गलिंग करा दीजिए दिन में 3-4 बार, तो विदिन 2 डेज बिल्कुल ठीक हो जाता है। या हल्दी नमक पानी से गार्गलिंग करा दें। इलायची बटी, लौंग आदि बटी चूसने के लिए देवें। ज़्यादा तकलीफ हो तो सीतोपलाद, तालिस आदि का भी सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन अन्य रोग के लक्षण के रूप में भी ये डिस्फेजिया मिल सकता है, लक्षणों के रूप में, खास तौर से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और इसमें मुख्य व्याधि की जब तक चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक डिस्फेजिया में आराम नहीं मिलेगा। जैसे डिस्फेजिया के लक्षण मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस, न्यूरोलॉजिकल डैमेज आदि में ये लक्षण मिल सकते हैं। ऐसी अवस्था में जो मुख्य व्याधि है, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज, उनका ट्रीटमेंट जब आप करेंगे वो ठीक होंगे तो डिस्फेजिया में भी आराम प्राप्त होगा। लेकिन लोकल कारण हो, पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, सूजन हो गई हो किसी कारण से, उसका ट्रीटमेंट जैसा मैंने पहले बताया आप उसका कर सकते हैं। डॉक्टर के.एन. गंगवाल जी ने सीए गाल ब्लैडर का कैंसर, इसका ट्रीटमेंट करने के बारे में पूछा है। तो आप ठीक है, पेशेंट आपके पास आया है और वो कहता है कि साहब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, आप ही ट्रीटमेंट करिए, तब तो ठीक है आप करें। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कैंसर का कोई इलाज आयुर्वेद में नहीं है। मदद कर सकते हैं, जैसे कीमोथेरेपी चल रही है उसमें मदद की जा सकती है, रोगी का व्याधि क्षमता बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि पेशेंट आपके पास आ गया है तो निश्चित रूप से आप उसका ट्रीटमेंट तो करेंगे। सिम्टम्स के रूप में जॉइंटिस सीवियर हो जाता है, हाथ पैर पीले हो जाते हैं, नेत्र पीले हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प होता है, दर्द होता है, मरोड़ युक्त वेदना होती है, उल्टी जैसा लगना, नासिया और इची स्किन, खुजली जैसा महसूस होता है पूरे शरीर में। इसके साथ साथ लॉस ऑफ एपिटाइट और वेट लॉस, ये लक्षण सामान्यतः मिलते हैं। ऐसी अवस्था में लक्षणानुसार चिकित्सा तो करना ही करना है, लेकिन कैंसर के लिए भी ट्रीटमेंट करना है। मैं जो देता हूँ कैंसर के रोगियों में
उसमें हीरक भस्म 400 मिलीग्राम, वैक्रांत भस्म 10 ग्राम, स्वर्णसूत शेखरस 5 ग्राम, इन तीनों की मिलाकर के 60 पुड़ियाँ बनाते हैं और एक पुड़िया सुबह शाम को च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा कांचनाद गुग्गुलू, कैशोर गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार, और व्याधि क्षमत्व बढ़ाने वाली चीज़ें लेना ही चाहिए। इसके साथ ही धनवांकुर का रस, धनवांकुर जिसको जवारा कहते हैं, आप 5-6 गमलों में गेहूँ बो दीजिए तो आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर अंकुर होके और 15 दिन के अंदर वो तैयार हो जाते हैं। तो इसको तोड़ करके रस निकाल लें। जब रस निकालते होते हैं तो उसमें तुलसी पत्र 10 और गिलोय करीब 6 इंच स्टेम, इसको बारीक काट के उसमें डाल के और इस रस का सेवन सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए। इससे भी रोगी को काफ़ी आराम प्राप्त होगा। एक कैंसर गज केसरी रस, ये भी एक कंपनी बनाती है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसमें रस सिंदूर, मल सिंदूर आदि बड़े उष्ण औषधियाँ हैं, तो कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा है, क्लासिकल प्रश्न है उनका। शतावर्याद यापन, शतावर्याद यापन इस नाम से मुझे ध्यान नहीं है मैंने कहाँ पढ़ा है, लेकिन ये तो निश्चित है कि यापन बस्ती है। शतावर्यादि है, शतावरी तो इसके माने जीवनी द्रव्य इसमें होंगे। मुझे इसका विशेष ज्ञान नहीं है, अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने चरक संहिता सुश्रुत मैंने देखा है, यहाँ कहीं नहीं हो सकता है, लघुत्रय में हो कहीं पर। डॉक्टर राजकुमार परिहार, टेंस्ड एब्डोमेन, एब्डोमेन फूला हुआ हो, ग्रॉस एसाइटिस हो, तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो निश्चित है एसाइटिस का ट्रीटमेंट आप करें, चूँकि जल की वृद्धि है इसमें, तो कोशिश करें कि ट्रोकोल करना लगा करके पानी निकालने का प्रयास न कर दवाइयों से चिकित्सा करने का प्रयास करें। इसमें अपदोष, जलीय अंश नष्ट करने की चिकित्सा की जाती है, जैसे उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, क्षार, मूत्र, आश्वरिष्ट, तक्रारिष्ट आदि का सेवन जलोदर में कराया जाता है। अपाम दो शरण्यादो प्रद्याद उदकोदरई है, मूत्र युक्तानि तीक्ष्णानि विविध क्षारवंती चा दीपनीय है कफग्न ही च तम हारि उपाचरेत द्रव्यभ्य चाउदकाद्यभ्यो नियच्छेद अनुपुरुषा। हाँ, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। औषधियों में और एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और है, दोषाति मात्रोपचार स्रोतो मार निरोधनात् संभव त्रिधम तस्मान नित्यमेव विरेचेत। उदर रोग में नित्यमेव विरेचेत, ये धीरे धीरे क्योंकि रोगी कमज़ोर होता है तो क्लासिकल वमन न करा करके धीरे धीरे हल्का हल्का वमन विरेचन कराना चाहिए। इसके लिए एरण्य भ्रष्ट हरित की अमलता सगुदा श्रेष्ठ है। इसका रोज़ाना आधा चम्मच खाना खाने के बाद दोनों टाइम आप पेशेंट में देवें। इसके अलावा जलोदरारी रस 125 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 या 3 मात्रा आप इनका सेवन करा सकते हैं। दूसरा रस संयोग है अश्वकंचुकी रस 60 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, तृणकांत पिष्टी रस 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राओं का सेवन करा सकते हैं।
ये दोनों रस योग जो मैंने बताए हैं, इसमें मलप्रवृत्ति पतली होती है 2-3 बार, शुरू में 4 बार भी हो सकता है, धीरे धीरे 3 बार रोजाना, 3 या 4 बार रोजाना होता है, जिससे कि फ्लूइड लॉस होता है, अपदोष की हरण होता है शरीर से और रोगी ठीक होता है। इसका एक योग भी मैंने शायद बताया था आपको। अजवाइन ले लीजिए, मान लीजिए 250 ग्राम अजवाइन लिया किसी शीशी में और उसमें बकरी या बकरे का मूत्र पूरा भर दीजिए। अजवाइन के ऊपर तक मूत्र आ जाए, बकरी का मूत्र, रात भर रखा रहने दीजिए तो ये फूल जाएगी अच्छी तरह। बाद में इसको प्लास्टिक के टुकड़े में उसको सुखा लें। पूर्णतः जब सूख जाए तब इसका बारीक चूर्ण बना लें। अब देखिए, इसमें दीपन, पाचन, अजवाइन है वो आ ही गई, साथ में आपने मूत्र से उसको भावित किया है तो क्षार मूत्र का प्रभाव भी आ गया। और इसकी आधा चम्मच से 1 चम्मच दिन में 2 या 3 मात्रा देने से 3 महीना आप लगातार देवें तो जलोदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन पेशेंट को अन्न नहीं देना है और जल बिल्कुल नहीं देना है। जल बहुत ही प्यास लगे तो देना पड़ता है, उसकी जगह पुनर्नवा अर्क का सेवन आप करा सकते हैं। सिर्फ दुग्ध में पेशेंट को रखा जाता है जलोदर के रोगी में। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी, लिव 52 DS, एमरीक्योर DS, इनका भी साथ साथ में प्रयोग करें। पुनर्नवारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद, भोजन तो देना नहीं है, दूध के बाद, या पुनर्नवा अर्क, इसका बार बार रोगी में पिलाएं। सोनल पटेल, उन्होंने सर के भाग में कफ हो तो कैसे ट्रीटमेंट करें। तो ऊर्जत्रुगत जितना भाग है वो कफ प्रधान प्रदेश है और इसकी चिकित्सा नस्य के द्वारा की जाना। कफज यदि व्याधि है तो वहाँ विरेचन नस्य देना उपयोगी होता है। विरेचन नस्य में अवपीड़न और धमापन, इनसे आप नस्य कर्म करें, अवपीड़न या धमापन। औषधियों में शिग्रु, वचा, विडंग, अपामार्ग, पिपली, ये 5-6 औषधियाँ हैं। इनमें 2 या 3 औषधि चयन करके चूर्ण बना लीजिए और 2 चम्मच चूर्ण उसमें पानी मिला के कल्क निर्माण कर लीजिए और जिस दिन नस्य कराना है उसके 1 दिन पहले, फिर प्रातःकाल उसको अच्छी तरह छान करके और रस निकाल लीजिए। इसकी मात्रा 8-8 बूंद दोनों नासा में करना है। सिद्धांत वही याद रखिए, 2 दिन स्नेह नस्य, तीसरे दिन शोधन नस्य। इससे कफ की चिकित्सा हो जाएगी। ज़्यादा कफ हो तो तालीसारी चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 या 4 बार देवें। लवंग आदि बटी चूसने के लिए देवें। और इसके साथ खांसी आ रही हो, प्रतिशाय भी लक्षण हो तो इसमें गिलोय, मुलैठी और कंटकारी, गिलोय, मुलैठी और कंटकारी, इसके काढ़ा का निर्माण करके दिन में 2-3 बार पिलाएं। इससे तत्काल रोगी को आराम मिलता है। और पानी जो दें वो अजवाइन से या लवंग से सिद्धित जल का दिन में सेवन कराएं। इससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। और सुखोष्ण पानी पिएं। बालों से संबंधित यदि कोई बात जानना चाहते हैं तो खालित्य पालित्य का मेरा लेक्चर हो चुका है, उसको आप YouTube में सर्च कर लीजिए। अगर आपको ढूंढने में परेशानी आए तो डॉक्टर नवीन जी से बात कर लीजिए, तो पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो खालित्य पालित्य और बाल से संबंधित सारी बातों का उसमें उल्लेख है। डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव, इन्होंने पक्षाघात के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो पहले ये विचार कर लें कि पक्षाघात किस प्रकार का है। 2 प्रकार का पक्षाघात ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से होता है, एक मार्गावरोधजन और एक क्षयजन। अगर सडन ऑनसेट हुआ है, अचानक लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया,
तो इसको सडन ऑनसेट कहेंगे, मार्गावरोधजन्य कहेंगे। धीरे धीरे पक्षवत डेवलप हो, पैरों में झुंझुनाहट, फिर धीरे धीरे अर्धांग अधरांग जो अर्धांग प्रदेश प्रभावित हो जाए, वो क्षयजन्य है। उसमें लगभग 1, 2, 3 महीने लगते हैं। जो सडन ऑनसेट है उसमें आपको विरेचन कराना है सबसे पहले। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। तो वही 3 से 5 दिन आप निरामावस्था प्राप्त करने के लिए पंचकोल या त्रिकटु चूर्ण दे दें। उसके बाद मूर्छित तिल तैल या नारायण तैल से आभ्यंतर स्नेह पान करा के सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त करें। और फिर स्नेह युक्त विरेचन, जो भी विरेचन कल्प बनाए, जैसे मान लीजिए आपने त्रिव्रत, अमलताज, छोटी हरड़ 30-30 ग्राम लिया, योकुट किया, 100 ml काढ़ा बनाया, तो इसमें 30 ml कैस्टर ऑयल मिला दें। और ये विरेचन कल्प मृदु स्वभाव का है, ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं है और स्नेह युक्त है। विरेचन करा दें। विरेचन कराने के बाद वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन तो लगातार करते रहें। पक्षाघात के रोगी में लगातार आप, जब से आप पेशेंट आया है, प्रतिदिन कराएंगे तो और अच्छा रहेगा। प्रतिदिन नहीं करा पाते हैं तो सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के बाद 3 दिन तक तो वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराना ही है। उसके बाद फिर आपको विरेचन कल्प देना है। विरेचन कराने के बाद फिर वस्ती दें। वस्ती में एरंडमूल आदि, माधु तैलिक वस्ती या लघु पंचमूल की वस्ती निरूह के रूप में और अनुवासन के रूप में सहचर तैल, अश्वगंधा बला तैल, नारायण तैल, महामास तैल आदि का प्रयोग 30 ml की मात्रा में भोजन के बाद देना है। ऐसा प्रयोग करें तो 16 वस्तियों का कोर्स कम से कम लगाएं। पेशेंट यदि उपलब्ध है, रोज आ रहा है वाह्य अभ्यंग स्वादन के लिए, तो कर्म वस्ती जो 30 वस्तियों की होती है उसको भी लगाना श्रेष्ठकर है, क्योंकि कर्म वस्ती लगाने से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन जैसे मैंने कहा चलते रहना चाहिए। और साथ में अर्दित का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, अर्दिते नामनम मूर्धम तैलम तर्पणम योचा नाड़ी शोधो उपनाहस्य आप्य अनुपिष्टता, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पक्षाघात के रोगी में भी लागू होना चाहिए। तो इसमें स्नेह नावन नस्य अणुतैल का और स्नेह शोधन नस्य वचा तैल का आपको करना है। मात्रा रहेगी स्नेह नावन की 2 से 4 बूंद और शोधन नावन की 6 से 8 बूंद। ऐसा लगातार 21 दिन देवें। 2 दिन स्नेह नावन और दूसरे दिन शोधन नावन, क्योंकि नावन भी 2 प्रकार का है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बोला है नावन नस देना है। स्नेहनम शोधनम चैव नावनम दुविधम स्मृतम। इसमें धमापन या अवपीड़न नस नहीं देना, क्योंकि वो तीक्ष्ण है, वायु की वृद्धि कर सकता है। नस्य कोर्स करने के बाद आप श्रोधारा या पिचु धारण का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि शिरः तर्पण कहा है। अर्दिते नावनम ऊर्ध्वम तैलम तर्पणम योचा, तर्पण करना है शिरः प्रदेश का। तो ये पूरा ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। औषधि अगर क्षयजन्य है तो वहाँ ब्रह्मण चिकित्सा करना है। वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, सर्वांग धारा, पिड़चिल धारा, सष्टिकशाली श्वेत और मात्रावस्थी नारायण तेल की या सुगंधा बला तेल की लगातार आप बिना निरूह दिए हुए लगातार 21 दिन तक अनुवासन वस्ती आप दे सकते हैं क्षयजन्य में। मांस क्षय हो गया हो, बहुत पुराना हो, तो सष्टिकशाली श्वेत भी हम कराते हैं, जिससे मांस में शक्ति आए और जो डिटोरिएशन हुआ है मांस में वो ठीक हो। तो पक्षघात के बारे में हुआ। औषधियों में एकांगवीर रस 125 मिलीग्राम, यदि सडन ऑनसेट है तो एकांगवीर और बृहद्वाह चिंतामणि 60 मिलीग्राम और शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 मात्राएं 3 मात्रा देवें। और क्षयजन्य का हो पेशेंट तो वहाँ बृहद्वाह चिंतामणि न दे करके वहाँ योगेंद्र रस देना चाहिए। योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, एकांगवीर रस 125 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट
10 मूलारिष्ट 2-2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। नर्व्स को शक्ति देने के लिए टैबलेट नियो या पल्सी न्यूरॉन कैप्सूल का भी प्रयोग आप ऐसे पेशेंट में कर सकते हैं। वैद्य राजकुमार, इन्होंने नेक आर्म में वार्ट हो जाएं तो ट्रीटमेंट हम क्या करें? इसे हम चर्म कील, वार्ट को हम चर्म कील कहते हैं, सामान्य भाषा में लोग मस्से बोलते हैं। त्वचा में स्थिर एवं कील के समान अर्श उत्पन्न हो जाते हैं, इसे ही चर्म कील या मस्से कहा जाता है। कृष्ण एवं श्वेत रंग के मस्सों को ही चर्म कील कहते हैं। इसमें अग्निकर्म श्रेष्ठ चिकित्सा है इसकी। इसके अलावा क्षार सूर्य से भी बंधन कर सकते हैं अगर बड़े हों कील। दूसरा, चूना और हल्दी मिला करके लेप तैयार करके और चर्म कील में लगाएं, 3 दिन के अंदर वो सूख जाते हैं। इसके अलावा शस्त्र कर्म भी किया जा सकता है। औषधियों में कांचनादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार, त्रिफला, वायविडंग और गिलोय, इसका चूर्ण बनाकर 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। ये लगातार ट्रीटमेंट देवें, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होते हैं मस्से, धीरे धीरे होते हैं। और अगर ट्रीटमेंट आपने नहीं किया तो पूरे शरीर में भी व्याप्त हो सकते हैं, कई जगह हो सकते हैं। इसलिए लगातार 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। डॉक्टर दिलीप खरे, बहुत पुराने हमारे मित्र हैं ये। उन्होंने आरोचक के बारे में शायद कहा है कि आगंतुज जो आरोचक होता है वो ड्रग या औषधियों के कारण भी हो सकता है, उससे भी अरुचि पैदा होती है। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा एंटीबायोटिक यदि आप देते हैं पेशेंट को तो भूख कम लगना हो जाती है, उसको अरुचि नहीं रहती, भूख नहीं लगती उसको। तो ये निश्चित बात है औषधि कारण, इसलिए उसको आगंतुज कहा है। शास्त्र में तो आगंतुज का माने मानसिक कहा है, तो यह भी एक कारण हो सकते हैं, जैसा आपने कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। आनंद आयुर्वेद वालों ने पूछा, हीमोग्लोबिन 7.6 है, क्या रक्त परपटी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बस ये है कि रक्त परपटी कैसे बनाएंगे इस पर डिपेंड है। ज़्यादा अच्छा हो कि वेन से या आर्टरी से बकरे या बकरी का खून निकाल करके और उसको परपटी बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और ये बड़ा लाभप्रद चिकित्सा है। गौरव पारधी, इन्होंने BPH और क्रॉनिक UTI के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। BPH अर्थात बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, इसका मैं कई बार ट्रीटमेंट आपको बता चुका हूँ, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो विरेचन करा दें। विरेचन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घर से विरेचन कल्प का सेवन करने के बाद संसर्जन कम करें और विरेचन के 9वें दिन से वस्ती देवें। इसमें तृण पंचमूल और वरुणाधिक्वाथ इनकी निरूह वस्ती लगावें, इससे रोगी को निश्चित आराम मिलेगा। इसके अलावा एक योग मैंने बताया था आपको, मक्के के भुट्टे जो होते हैं उनमें बाल होते हैं अग्रभाग में, उन बालों को कलेक्ट करके सुखा लें और जला दें और उसकी 1000 mg की कैप्सूलिंग कर लें। 2 कैप्सूल सुबह शाम को दिन में 2 बार। अब 1 माह के ट्रीटमेंट में ही आप लक्षण आपको प्राप्त होंगे, आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा कांचनादि गुल, गोक्षरादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार। कॉन्स्टिपेशन न रहे ये आपको ध्यान में रखना है। क्रॉनिक UTI हो तो बहुत अत्यधिक मात्रा में सौंफ से सिद्धत पानी खूब पिलावें। इसके अलावा चोप चिन्यादि चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 या 4 बार देवें। चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह शाम को। पुनर्नवारिष्ट और अमृतारिष्ट 2-2 चम्मच, 2 चम्मच पानी भोजन के बाद। और षडंग पानी का सेवन कराएं। मुस्त परपट को शिर चंदोदि चनाग्रह श्रत शीतम जलम दद्यात् पिपासा ज्वर शांति है। इससे UTI जाता रहेगा।
लगातार 20-30 दिन तक ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर सत्येंद्र पाल, इन्होंने प्रश्न पूछा है, गाल ब्लैडर स्टोन में टैबलेट कितने दिन तक देना है? मैंने जो देखा है तो 1 महीने में धीरे धीरे वो पतले होकर के ब्लैडर से स्टोन बाहर निकल जाते हैं या गल जाते हैं। तो आप टैबलेट, ट्रिप्सी टैबलेट, GS ट्रिप्सी टैबलेट बोलते हैं उसको, उसमें कुटकी है, शतावरी है, गोक्षुर है और खीरा बीज, इनको घनसत्व बना के ये टैबलेट बनाई गई है। आप जो है चूर्ण का प्रयोग या काढ़े का प्रयोग भी आप इन औषधियों का कर सकते हैं। साथ में अगर विरेचन करा दें, विरेचन करने के पश्चात ये दवाइयाँ दें तो और भी आपको लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर पवन जोगी जी ने हाई लेवल ऑफ फेरिटिन का विचार आयुर्वेद में कहाँ से कहाँ करेंगे? तो देखिए, दोनों पैथी पृथक पृथक हैं, हमें तुलना करने में विश्वास नहीं होना चाहिए। आप तो लक्षण देखिए, लक्षणों से दोष का अनुमान लगाइए और फिर आप चिकित्सा करिए। नामाकरण के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे आचार्य चरक ने कहा है, विकारा नाम आकुशलो न जीवाद कदाचन, न ही सर्व विकाराणाम नाम तो अस्य ध्रुवा स्थिति। सभी रोगों को नाम दिया जाना संभव नहीं है, नए नए रोग आ रहे हैं। तो वहाँ तो आप दोष का विचार करके लक्षण पहले पता लगाइए, स्थान कहाँ है, लक्षण को देख के दोष का ज्ञान कर लीजिए। विकारा नाम अकुशलो न जीवाद कदाचन, न ही सर्व विकाराणाम नाम तो अस्य ध्रुवा स्थिति। सयो कुप्ता दोषा समुत्थान विशेषता, स्थानांतरण गतस्यो जन्यत्याम्यान बहून। तस्माद् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतरण चा समुत्थान विशेषा च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत्। हमारा उद्देश्य चिकित्सा करना है। वैसे फेरिटिन ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है, और जब ये अधिक मात्रा में फेरिटिन शरीर में हो जाता है तो आयरन का संचय होने लगता है, और उसकी वजह से कई बार अर्थराइटिस, हाइपरथायराइडिज्म आदि जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। और ये जो प्रोटीन है फेरिटिन, ये ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन और जो डेली अल्कोहल का प्रयोग करते हैं उनमें ये फेरिटिन अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, और बाद में अर्थराइटिस और हाइपर थायराइडिज्म जैसी व्याधियाँ भी हो जाती हैं। तो इनका चिकित्सा करना चाहिए। तो चिकित्सा पर आप दोष का विचार करके चिकित्सा करें। तो इस तरीके से हमारे विद्वान चिकित्सक ने जो प्रश्न पूछे थे, मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। आप सबको हार्दिक धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम को डॉक्टर महेश दाधीच, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं द्रव्यगुण के, बहुत विद्वान आदमी हैं। आप कार्यक्रम को देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर DK श्रीवास्तव, आप भी बड़े व्यस्त हैं, पंचकर्म के विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, सुनते हैं कार्यक्रम को, अच्छी बात है। डॉक्टर नवीन जोशी, कार्यक्रम का संचालन आप ही कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम को सुनते भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर रेखा शर्मा, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर सुनील रातोड़ी, आशीष कुमार, सैयद उस्मान अली, कई नए नए नाम भी रोजाना आते रहते हैं। इसके माने चिकित्सकों के लिए बहुत ही लाभप्रद लेक्चर हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी, संभवतः ये इंदौर के हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। सुखमंत मिश्रा जी, डॉक्टर मुकम्बिका रचना, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर संतोष सिंह, आशुतोष कुमार जी पटना के हैं ये, कुश गौड़, योगेश महाजन, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर सोनल शर्मा,
डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर अरुण बघेला, आनंद आयुर्वेद, अनिरुद्ध प्रजापति, अदिति त्रिपाठी जी, प्रेरणा जी और भानु प्रताप सिंह जी, अनिल सिंह जी, अमित सिंह जी, मनदीप शुक्ला, डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर पवन जोगी, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा, डॉक्टर धीरज कुमार और अच्छी प्रैक्टिशनर विद्वान चिकित्सक संध्या पांडे, निर्मला स्वार जो कि निरंतर इस कार्यक्रम को सुनती हैं, परेश मन्या जी, ये सब चिकित्सक लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबको आभार, हृदय से धन्यवाद। अब आइए एक और इमरजेंसी डिसीज, आत्तिक अवस्था, जिसको तीव्र ज्वर या हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। इसमें भी यदि रोगी का समय से ट्रीटमेंट न की जाए तो मूर्छित हो जाता है, बाद में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जब टेम्परेचर 105 फ़ारेनहीट से ऊपर हो जाए या 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है। आयुर्वेद में भी दारुण और अदारुण, दारुण ज्वर हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन है। इसमें तत्काल दवाई नहीं देना है, शीतल उपचार करके पहले टेम्परेचर को डाउन करिए, फिर दवाई दी जाती है। ये दारुण माने जो दोष बढ़े हुए हो, और दारुण माने धीरे धीरे कम होते हैं। तो हाइपर पायरेक्सिया का उल्लेख दारुण और अदारुण के रूप में है। बहुदोषस्य बलवान प्राणाभिनवज्वरः सत्क्रिया दोष पक्त्या चेत विमुंचति सुदारुणाः कृत्वा दोष वसाद्वेगम क्रमादुपरमन्ते तेषाम अदारुणो मोक्षो ज्वरणाम चिरकारिणाम। बहुत सी व्याधियों में उपद्रव के रूप में हाइपर पायरेक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है। अत्यधिक तीव्र धूप में रहने से, अति परिश्रम करने से और संक्रमण के कारण, इन्फेक्शन के कारण तीव्र ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है। यदि शीघ्र चिकित्सा न की जावे तो रोगी मूर्छित होकर और बाद में मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तत्काल इसकी चिकित्सा करना बहुत आवश्यक है। निदान में देखें तो तीव्र आघात, पॉइजन्स का सेवन किया हो, एब्सेस हो, आमाजीर्ण, पंचकर्म का अति अथवा मिथ्या योग, सन स्ट्रोक, धातु क्षय हो जाए किसी कारण से, डिहाइड्रेशन, एलर्जेंस जैसे कि विष औषधि से, पुष्प से, गंध से एलर्जेंस आक्रांत करते हैं और तीव्र ज्वर की उत्पत्ति कभी कभी हो जाती है। अभिचार, मानस कारण, क्रोध और काम आदि से भी तीव्र ज्वर की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए इसकी संप्राप्ति का निर्माण करें। उपरोक्त निदान सेवन करने से पित्त का प्रकोप, और यह पित्त आमाशय में दोष संचय पूर्वक रस धातु से मिलकर कोष्ठाग्नि का बहिर्गमन करके रस धातु के साथ सर्व शरीर में व्याप्त होकर ज्वर की उत्पत्ति करता है। मिथ्याहार विहारेभ्याम दोषा ही माश्रयास्याः बहिर्निलसकोष्ठग्निम ज्वरदासुर सानुगाः। लक्षण देखें। प्रमुख लक्षण है हाइपर पायरेक्सिया। जैसा मैंने बताया 105 फ़ारेनहीट से ऊपर जब ज्वर हो जाए उसको हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे। कभी कभी डायरिया, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, पित्त मिश्रित वमन होता है, कंठ, होस्ट, नासा इसमें मुखपाक हो सकता है, प्रलाप, डिलीरियम, पहचानना बंद कर देता है और असंबद्ध वार्तालाप व्यक्त करने लगता है। मुख में कटुता, मूर्छा,
शरीर और नेत्र में दाह की अनुभूति, मल प्रवृत्ति मूत्र प्रवृत्ति में दाह की अनुभूति, त्रसाधिक्य, मल मूत्र नेत्र में पीलापन आ जाना और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, पहचानना बंद कर देता है। मैंने बताया हाइपर पारिक्ष्या में भ्रम हो जाता है। इस तीव्र ज्वर की साम्यता अंतर्वेग, जो अंतर्वेग ज्वर है जो चरक ने बताया है, उनके लक्षणों से भी की जा सकती है। अंतर्वेग ज्वर में जो लक्षण होते हैं उसमें पहला है अंतर्दाह, अतितृषा, प्रलाप, डिलीरियम, ब्रीथलेसनेस, भ्रम की स्थिति हो जाती है, अस्थि एवं संधियों में वेदना, स्वेलिंग नहीं होती है, मलमूत्र की अप्रवृत्ति, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। साध्य सहायता से विचार करें तो जब इंद्रियां स्व विषय में ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएं, रोगी की जो प्रभा आभा होती है वो नष्ट हो गई हो, अत्यंत क्षीण हो गया हो, अरुचि हो और डिलीरियम प्रलाप की स्थिति हो, असंबद्ध बातें करता हो, तो ऐसा जो हाइपर परीक्षा है वो असाध्य होता है। चिकित्सा के रूप में तो सबसे पहले निदान परिवर्जन और मुख्य रूप से शीतल उपचार, ये इम्पॉर्टेंट है। ठंडे जल की पट्टियां फोरहेड में रखें, सिरा प्रदेश में भी बर्फ के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रखें और पूरे शरीर में भी स्पंजिंग करें ठंडे पानी से स्पंजिंग। इससे जो है नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, तब फिर कोई ट्रीटमेंट देना चाहिए। यानी 100 फ़ारेनहीट तक टेम्परेचर आपको डाउन करना है शीतल उपचार के माध्यम से। चंदन का लेप, ये भी चंदन का लेप फोरहेड में और पूरे शरीर में करें, इससे बहुत जल्दी पेशेंट को आराम प्राप्त होता है। तो शीतल उपचार ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा लंघन, पाचन, दीपन, शोधन चिकित्सा, जब 100 टेम्परेचर आ जाए तो इसमें हल्का विरेचन करा देना चाहिए, क्योंकि आभ्यंतर स्नेहपान तो ऐसी अवस्था में नहीं दे पाएंगे। तो कैस्टर ऑयल से या अमलतास गूदा 20 ग्राम इसको दे के विरेचन कराएं, तो विरेचन से पित्त जो है वो बाहर निकलेगा और हाइपर परीक्षा की स्थिति कम हो जाएगी। प्रदेह परिषेक जैसे मैंने बताया ये करना ही करना है। और शीतल जल से अवगाह भी कर सकते हैं, इससे भी तत्काल टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जब टेम्परेचर 100 के आसपास आ जाए तब फिर गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम 2-2 घंटे के अंतर से शहद के साथ चटावें, इससे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। पर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में ये मात्रा देना है और 500 मिलीग्राम की मात्रा देना है। कई बार हम 250 मिलीग्राम देते हैं दिन में 2 बार, तो बुखार उतरता नहीं है इसमें गोदंती भस्म में। 500 mg दिन में 2-2 घंटे के अंतर से इसको देवें शहद के साथ। इसके अलावा संसमनी बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार। और एक योग हमने बनाया था, अनुभूति योग है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही उपयोगी है, खासतौर से ज्वर के लिए, तत्कालिक एंटी फीवर के लिए, एंटी पायरेटिक ड्रग है ये। इसमें आप एक पात्र में शक्कर ले लें और अर्क दुग्ध इसमें शक्कर में इतना डालें कि शक्कर के ऊपर तक आ जाए। अर्क दुग्ध ये 1-2 दिन में कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए शक्कर आपने 100 ग्राम ली तो 100 ml ही आपको अर्क दुग्ध निकालना पड़ेगा। जब पूर्ण रूप से भर जाए तो 1 दिन तक उसको रखा रहने दें, उसके बाद उसको सुखा लें और शक्कर को बारीक पीस लें। इसकी 500 और 100 mg की मात्रा दिन में 3 बार 4 बार देवें तो अर्धाव भेदक में और तीव्र ज्वर में तत्काल लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, हिंगलेश्वर रस 125 मिलीग्राम, गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम, ये एक डोज है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा 4 मात्रा भी आप शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा सर्व ज्वर हर लौह 250 मिलीग्राम,
सर्वतोभद्र रस 125 मिलीग्राम, गोदंती 500 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर्व ज्वर हर लौह 125 मिलीग्राम, सर्वतोभद्र रस 125 मिलीग्राम, गोदंती 500 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। इसको 2 या 3 मात्रा ऐसी शहद के साथ रोगी में चटाना चाहिए। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार सुदर्शन चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। जयावटी भी बहुत ही बुखार के लिए बहुत अच्छी है। जयावटी षडंग पानी तो बार बार पेशेंट को देना ही चाहिए। मुस्त परपट को शिर चन्नोदी चनाग्रही है, श्रत शीतम जलम दद्यात् पिपासा ज्वर शांति है। इसके अलावा अमृताष्टक क्वाथ, अमृतारिष्ट, गुड़ क्वाथ, चंदनादि तैल का सर्वांग अभ्यंग करना चाहिए। शतदौत घृत का भी कर सकते हैं। और हरितकी और गिलोय इनका चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दें। इससे बुखार भी जाता है और साथ साथ में मोशन भी क्लियर होता है। तो इस तरीके से कुछ मैंने अपने विचार हाइपर परीक्षा के संदर्भ में रखे। आशा है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए ही इतना। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर इसी वक्त आपसे एक नए रोग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय आयुर्वेद।